हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 सितंबर, नया महीना शुरू हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम 1 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं कि 31 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। देखिए, नासा का जो मून मिशन है आर्टेमिस, ये फिर से चर्चे में है। आर्टेमिस 1 ये लॉन्च कर दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन का खिताब ये भी हाल ही में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। 30 अगस्त से 8 सितंबर तक केरल में ओणम फेस्टिवल मनाया जाएगा। अपना जो पड़ोसी है पाकिस्तान, इसकी लगभग 15% आबादी, मतलब कि बाढ़ के कारण लगभग 33 मिलियन लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि आत्महत्या के मामले में जो राज्य टॉप पर है, ये महाराष्ट्र टॉप पर हो जाएगा। और अभी जूडो से रिलेटेड लिंथोई चिदम्बरम ये चर्चे में रहे थे। परिवार कल्याण कार्ड योजना, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और इसी साल 2 अक्टूबर 2022 से वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना ये पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। आज का हमारा पहला सवाल शुरू करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 17,000 नहीं है, 1,745 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया के सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन किया है। और कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर परियोजना, इसकी कक्ष शाखा नहर का उद्घाटन किया है जो कि नर्मदा की मुख्य श्रृंखला से ही निकलती है। तो देखो, ये जो कक्ष शाखा नहर है ना, इसकी जो कुल लंबाई है लगभग लगभग 350 किलोमीटर है। हालांकि इस नहर का जो एक पार्ट है, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में ही कर दिया था, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा इसका रह गया था, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में इन्होंने कर दिया है। तो इसके माध्यम से कक्ष जिले के लगभग 948 गांव को और 10 कस्बों में पीने का पानी प्रोवाइड कराया जा सकेगा। तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। गुजरात के बारे में हम आए दिन डिस्कस करते ही रहते हैं। आज थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नर्मदा नदी मैंने काफी बार बताया है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और मेरे ही गांव से निकलती है, तो आपको तो भूलना ही नहीं चाहिए। अमरकंटक से निकलती है, मेरे घर से बस 50 मीटर की दूरी पर नर्मदा नदी का उद्गम है, यहाँ से ये निकलती है। कई बार पूछा जाता है इसकी लंबाई कितनी है। याद रखना, 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा नदी है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। नर्मदा को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे मेकल सुता, क्योंकि सतपुड़ा मेकल की पहाड़ी से निकलती, तो मेकल सुता इसका नाम है। रेवा के नाम से नामोदोष ये अन्य नाम है नर्मदा के। किन किन राज्यों से बहती है? देखो, मध्य प्रदेश से तो उद्गम ही हुआ, थोड़ा सा इसका हिस्सा जो महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद ये गुजरात से बहते हुए यहाँ खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, इतना आप लोगों को मालूम हो गया। टोटल इसकी 41 सहायक नदियां हैं और इसी नर्मदा नदी पर बना जो सबसे बड़ा बांध है, नाम जरूर याद रखेंगे, सरदार सरोवर बांध है। 1200 मीटर के ऊपर इसकी लंबाई है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है भारत में, मतलब कि नर्मदा नदी पर बना ये सबसे बड़ा बांध है। वैसे सबसे लंबा बांध आप हीराकुंड बांध पढ़ते हैं, लंबाई में हीराकुंड बांध उड़ीसा का, जो कि महानदी में है। तो लंबा, बड़ा, ऊंचा, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और पूछा जाता है कि नर्मदा नदी की जुड़वा नदी किसे कहा जाता है? तो जो ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी जिसके किनारे ये सूरत शहर बसा हुआ है, तो इसे ही नर्मदा की जुड़वा नदी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी पर एक बरगी बांध आप लोगों ने सुना होगा, जो कि जबलपुर में है। फिर जलप्रपात, जिसकी भेड़ा घाट जलप्रपात, ये भी जबलपुर में है। अमरकंटक से निकलती है, तो यहाँ कपिलधारा जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात, ये सभी आप पढ़ते हैं। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि ये भारत की 5वीं सबसे पवित्र नदी है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इतना डिस्कशन हो गया नर्मदा से। अब यदि मैं बात करूं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल है, राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, गिर वंशदा ब्लैक बक मरीन यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे। अभी जो मैंने सूरत का डिस्कशन किया था ना, सूरत यहाँ जरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे, इसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर जिस कक्ष का मैंने डिस्कशन किया था, देखो कक्ष यहाँ का सबसे बड़ा जिला है। फिर लोथल को आप रिलेट कर सकते हो। लोथल का डिस्कशन हालांकि और काफी बार मैंने किया भी है, यहाँ कहीं लोकेशन होगी। लोथल ये तो भावनगर हो गया। लोथल की लोकेशन दिख नहीं रही है, यही कहीं है लोथल। आप लोगों को शायद दिख गया हो।
लोथल इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी क्योंकि यहाँ भारत का पहला पानी के अंदर, या आप कह सकते हैं कि भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है ना, इसी गुजरात के लोथल में स्थापित किया गया। और ये जो लोथल है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी रिलेटेड है। ठीक है। और गुजरात से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। सुरेंद्र नगर में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अन्य राज्यों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और किन चीजों का उद्घाटन किया है। तो देखो, 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य आप जानते ही हो, उत्तर प्रदेश है। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अभी हाल ही में केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और हरियाणा में एशिया का जो सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही किया है। अगला प्रश्न है, मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल ही में जो दिव्यता राय है, इन्होंने 2022 में मिस डीवा यूनिवर्स का खिताब जीता है। मतलब कि अब 71वां जो मिस यूनिवर्स होगा, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि आप लोग जानते ही हो इस बार की जो मिस यूनिवर्स थी, ये भारत की ही थी। 2021 की यूनिवर्स कौन थी? हरनाज कौर सिंधु थी। अब नेक्स्ट जो होगा इस साल वाला, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। इसमें मिस डीवा सुपर नेशनल चुनी गई है प्रगन्या, और मिस पॉपुलर चॉइस चुनी गई है ओजस्वी शर्मा। पल्लवी सिंह का नाम ये कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये भी हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन चुनी गई थी 2021 की। फिर खुशी पटेल का भी नाम आप लोगों को याद होगा। भारत के बाहर चलने वाली, मतलब सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो सौंदर्य प्रतियोगिता है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता था खुशी पटेल ने। और कर्नाटक की जो शिनी शेट्टी है, इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है। मिस इंडिया वर्ल्ड मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब जो मिस वर्ल्ड होगा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 की, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगी सिनी शेट्टी, मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट करेंगी दिविता रॉय। दो और मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ। हरनाज कौर सिंधु को तो मैंने बता दिया, मिस यूनिवर्स चुनी गई 2021 की। तो मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई? पोलैंड की है एक कैरोलिना विलावास्का, ये मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में कौन सा भारतीय व्यवसायी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। देखो, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में एक तो फिर एलन मस्क टॉप पर चलते हैं, एलन मस्क, और फिर जेफ बेजोस। आगे पीछे रैंकिंग होते रहती है, तो टॉप पर यही दोनों रहते हैं। तीसरे स्थान पर कोई इंडियन शामिल हो गया है। मतलब कि अभी तक हम हमेशा पढ़ते थे कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, है ना। और टॉप 10 में भी पूरे वर्ल्ड में मुकेश अंबानी का नाम आता था। लेकिन इस समय कुछ ज्यादा ही अच्छा टाइम चल रहा है। किनका? गौतम अडानी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दुनिया के टॉप 3 रिच पर्सन की लिस्ट में भारत के जो गौतम अडानी है, ये अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं। और तीसरे स्थान में आने के लिए इन्होंने बर्नार्ड अर्नाल्ड, इन्हें पीछे छोड़ा है। 137 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ ये अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं। दो स्टार्टिंग के टॉप मैंने बता ही दी हैं आप लोगों को। मुकेश अंबानी के बारे में यदि मैं बात करूं तो रिलायंस जियो के ये मालिक हो जाएंगे। हालांकि अब रिलायंस जियो का प्रभार इन्होंने अपने बेटे को दे दिया है, आकाश अंबानी को, है ना। और फिर गौतम अडानी को आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में एनडीटीवी को खरीद लिया, मतलब हिस्सेदारी खरीदी, इसकी पार्टनरशिप खरीदी है। फिर मुंबई एयरपोर्ट का प्रभार है जो अडानी एनर्जीज को मिला है, मतलब मुंबई का, और फिर जयपुर एयरपोर्ट का, ये मैंने आप लोगों को बताया था। फिर मुकेश अंबानी से आप ये, मतलब रिलायंस जियो से आप ये रिलेट कर सकते हो कि दिवाली के बाद ना ये 5G सर्विस की शुरुआत करेगा, मेट्रो सिटी में ये लॉन्च करने जा रहा है। अजीम प्रेम जी को आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि 2020-21 में ना दुनिया के सबसे ज्यादा दानवीरों की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें भारत के सबसे बड़े दानवीर है जो कि अजीम प्रेम जी ही बने थे। इन्होंने ना उस वर्ष 9,731 करोड़ रुपए दान किए थे, मतलब हर दिन के हिसाब से 27 करोड़ का दान इनके द्वारा किया गया था। और कभी भी मैं रतन टाटा की बात करती हूँ तो उनके नाम के आगे लेजेंड लगाना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि सच में ये लेजेंड व्यक्ति हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में कैंसर केयर यूनिट का मतलब कि उद्घाटन किया था असम में। असम सरकार के द्वारा इन्हें असम वैभव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मतलब भारत रत्न के
एकदम रियल मायने में कहें दावेदार तो यही है, रतन टाटा जी। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज, तो इंडिया में जो इसका ब्रांच है, इसके एमडी सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो अभी हाल ही में जो संतोष अय्यर है, ये मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी सीईओ बन गए हैं। मार्टिन वेंक का इन्होंने स्थान लिया है। तो देखो, भारत में तो इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। ये आपके एमपीपीएससी का सवाल था कि ऑडी किस देश की कंपनी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ग्रुप डी में भी कुछ इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं। कई बार कार निर्माता कंपनी से भी रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि मर्सिडीज का डिस्कशन आया है, तो ये एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है। कुछ अन्य कंपनी के नाम यदि मैं बताऊं तो ऑडी यदि पूछा जाए किस देश की कंपनी है ऑडी, तो ये भी एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी हो जाएगी। फिर फोर्ड का नाम आप लोगों को इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी सितंबर अक्टूबर 2021 से इसने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया क्योंकि इसे लॉस हो रहा था। ये अमेरिका से हो जाएगा। फिर बीएमडब्ल्यू, कहाँ की कंपनी बीएमडब्ल्यू? ये जर्मन की हो जाएगी। एक टोयोटा, टोयोटा ये जापान की हो जाएगी। ये कुछ कंपनी और इनसे रिलेटेड देश आप याद रख सकते हैं। विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम के एमडी सीईओ हैं, दोबारा से यही बने हैं। एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी है। अच्छा, पेटीएम की स्थापना 2010 में नोएडा में हेडक्वार्टर, एमडी सीईओ विजय शेखर शर्मा। सलिल एस पारेख, इन्फोसिस प्रसिद्ध आईटी कंपनी है भारत की, कर्नाटक के बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एमडी सीईओ सलिल एस पारेख हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। इसके जो अभी हाल ही में एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान बन गए हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में जेम्स एंडरसन, जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट, यानी कि 1000 में मात्र 50 कम, इतने विकेट इन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट चल रहा था, इसमें इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। मैंने आप लोगों को कल बताया था विराट कोहली के बारे में कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच कंप्लीट करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। लसिथ मलिंगा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और बाबर आजम, ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। और बाबर आजम से रिलेटेड हाल ही के दिनों में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आईसीसी के द्वारा मेंस वनडे इंटरनेशनल जो ओडीआई बैटिंग रैंकिंग रिलीज की गई थी ना, इसमें बाबर आजम को स्थान मिला था। तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है? तो सुमंग लीला फेस्टिवल है जो कि अभी हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। और ये किस तरह का फेस्टिवल है? तो एक तरह का आप कह सकते हैं रंगमंच, है ना, एक तरह का थिएटर या रंगमंच, पारंपरिक रूप से जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों भूमिका इसमें निभाते हैं। और ये धूमधाम से मनाया जाने वाला है फेस्टिवल है शुभंग लीला फेस्टिवल, जिसका उद्घाटन यहाँ के जो राज्यपाल हैं ला गणेशन और मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन, इसके उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। अब ला गणेशन का नाम याद करके आप लोगों को ये भी याद रख लेना है कि वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, ये अब हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो इन्हें जो ला गणेशन है ना, इन्हें पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। मणिपुर की राजधानी ये हो जाएगी इम्फाल, मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे एन बीरेन सिंह, राज्यपाल ला गणेशन मैंने बता ही दिया है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मणिपुर में ही हो जाएगा। और मणिपुर से ही आप लोगों को मीराबाई चानू का नाम याद रख लेना है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया था, पहला गोल्ड। और बॉक्सिंग से रिलेटेड जो मेरी कॉम है, ये भी मणिपुर से हो जाएंगी। खैर, यहाँ फेस्टिवल का डिस्कशन आया है, तो केरल में 8 सितंबर तक ओणम फेस्टिवल मनाया जाएगा। पोंगल और जल्लीकट्टू आप रिलेट कर सकते हो, कहाँ से? ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड हो जाएगा। फिर ओडिशा में एक नुआ खाई फेस्टिवल है। जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा उड़ीसा में निकाली जाती है। असम में देखो अंबुबाची फेस्टिवल जो कि कामाख्या देवी टेम्पल में मनाया जाता है। अंबुबाची और एक बिहू फेस्टिवल असम से रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। अब ये लघु उद्योग क्या है? देखिए, देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्योगों और उनके समग्र विकास क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग। अच्छा, हम लोगों ने स्कूल टाइम में ना डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा उद्योग कितने तरह के होते हैं। तो उद्योग देखो 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं?
सूक्ष्म उद्योग, जिसे आप क्या कहते हैं, माइक्रो, सूक्ष्म यानी कि वही माइक्रो। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये 1 करोड़ से लेके 5 करोड़, मतलब कि इसका टर्नओवर है जो 5 करोड़ तक का होता है, ये सूक्ष्म उद्योग कहलाते हैं। फिर इसके बाद होता है लघु उद्योग। लघु उद्योग यानी कि स्मॉल कैटेगरी में जो है वो लघु उद्योग हो गया। तो लघु उद्योग में ना जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ तक का, और इसका जो टर्नओवर है ये 50 करोड़ तक का होता है। और तीसरा कौन सा प्रकार है, मध्यम, मध्यम उद्योग यानी कि ये क्या हो गया, मीडियम कैटेगरी में। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ये 50 करोड़ तक का, और टर्नओवर 250 करोड़ तक का होता है। तो ये 3 तरह के उद्योग होते हैं। तो इसमें से जो लघु उद्योग दिवस है, छोटे छोटे उद्योग में, मतलब कि इतना पैसा जिसमें लगाया जाता है कि इतना इन्वेस्टमेंट और इतना इसका टर्नओवर। तो इन उद्योगों का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में, भारत के विकास में, इसे चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। हालांकि देखो अब 1 सितंबर आ चुका है। 1 अगस्त को हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए थे 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का, उनका सभी का हम रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को क्या हम लोगों ने पढ़ा था, 1 अगस्त को नहीं, चलिए 6 अगस्त से शुरू करते हैं, क्योंकि 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा डे। 6 अगस्त क्या हो गया, हिरोशिमा डे हो गया। फिर नेशनल हैंडलूम डे, ये आपका हुआ 7 अगस्त को। नागासाकी और आदिवासी दिवस जो आपका हो गया 9 अगस्त को। 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और एलिफेंट, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया। ऑर्गन डोनर, अंगदान स्मारक, अंगदान स्मारक नहीं, अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त को मनाया गया। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे आप लोगों को मालूम ही है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया गया। 20 अगस्त को मॉस्किटो डे यानी कि मच्छर दिवस, सद्भावना दिवस। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो अक्षय ऊर्जा दिवस है ना, ये मनाया गया 20 अगस्त को। फिर 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे भी मनाया गया। 30 अगस्त को हम पढ़ रहे हैं लघु उद्योग दिवस। हाल ही में किस आईआईटी ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का तरीका है जो ये ढूंढ निकाला है। तो अभी हाल ही में जो आईआईटी गुवाहाटी, इसके रिसर्चर्स के द्वारा गन्ने के कचरे से चीनी निकालने का विकल्प है जो कि ये खोजा गया है। तो देखो गन्ने की जब पेराई हो जाती है ना, पेराई मतलब कि गन्ने की फसल जब हो गई, इसे खेत से निकाल लिया जाता है, तो जो अपशिष्ट कचरा बच जाता है, तो इससे जाइलिटोल तैयार किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड की मदद से फर्मेंटेशन का एक नया तरीका डेवलप किया है, जो कि जाइलोटिन चीनी का सुरक्षित विकल्प यहाँ की माना जा रहा है। तो आपको ये भी मैं बता दूं, चलिए आप ही लोग से यदि मैं पूछूं, अभी रिसेंटली रैंकिंग रिलीज की गई थी कि शक्कर के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर आ गया। मैं केवल 2 ही ऑप्शन दूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, मैं चाहती हूँ। एक है उत्तर प्रदेश, एक है महाराष्ट्र। क्लू के रूप में इतना बता देती हूँ, आपको ये बताना है इनमें से एक राज्य है, मान लो ये बताना है कि क्या उत्तर प्रदेश है जो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए चीनी उत्पादन रैंकिंग में टॉप पर आ गया है, या महाराष्ट्र है जो ये उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए चीनी उत्पादन रैंकिंग में टॉप पर आ गया है। थोड़ा दिमाग लगाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दिल्ली है ना, जो आईआईटी दिल्ली डेंगू का 2 घंटे में पता लगाने वाला डिवाइस है जो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा डेवलप किया गया था। आईआईटी मद्रास की यदि मैं बात करूं तो ये इसने भारत का पहला स्टैंडिंग व्हील चेयर डेवलप किया था। और इसके अलावा हाल ही के दिनों में एक रैंकिंग रिलीज की गई थी, NIRF रैंकिंग। याद आया कुछ, कौन सी रैंकिंग है, NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें की सर्वश्रेष्ठ आईआईटी मद्रास को ही चुना गया। और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक रिसर्च जारी, मतलब इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी कि यहाँ का यानी कि महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, ये 2 mm की दर से पानी में समा रही है, हर साल 2 mm की दर से। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी। इसी क्वेश्चन से मुझे मुझे कुछ याद आ गया। देखो एक अटलांटिक अटलांटिक ओशन में ना
एक छोटा-सा देश है आइसलैंड, जो कि शांति सूचकांक में ऑब्वियसली टॉप पर है। तो इसी आइसलैंड में ना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन शोधक प्लांट लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंजेस की समस्या है ना, इससे भारत बस नहीं सफ़र कर रहा है, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। और भारत तो ऑलरेडी वादा कर रहा है कि 2070 तक हम ज़ीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएँगे। तो इसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज़, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी और फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इस पर बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी, जैसे कि ई-व्हीकल को भी प्रमोशन इसमें मिल ही रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्बन फाइबर प्लांट है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगाने जा रही है। हज़ीरा गुजरात में, ये सारी चीज़ें अब गुजरात में ही स्थापित होनी है। हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा वो, गुजरात में, कभी उत्तर प्रदेश में, यहीं कहीं स्थापित हो रहा है। तो इस प्लांट की जो क्षमता होगी ना, 20,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। इसका पहला चरण 2025 में कंप्लीट हो सकेगा। इसके मालिक हैं जो मुकेश अंबानी, मैंने बता ही दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। रिलायंस जी है जो 5G सेवा की शुरुआत इस वर्ष दिवाली के बाद कर ही देगी। अडानी के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देखो, दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में। इसका जो निर्माण है लॉज़न एंड टर्बो कंपनी के द्वारा कराया गया है। वैसे ही आप रिलेट कर सकते हैं, जो नई संसद भवन है ना, जो दिल्ली में बन कर के तैयार हुई है, ये टाटा ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ से आप एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ज़ेवर एयरपोर्ट को भी रिलेट करें तो इसका जो प्रभार है, टाटा ग्रुप को ही मिला है। मैंने ये प्रश्न है जो कि रिवीजन के लिए रखा है, यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो फीमेल कैटेगरी में चुनी गई हैं एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं। और मेल कैटेगरी में चुने गए हैं फ्रांस के करीम बेंजेमा। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी में। लियोनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें टॉप पर थे। मैंने कल आप लोगों से पूछा था, न्यू इंडिया किताब किसने लॉन्च की है? एम वेंकैया नायडू ने। आज का सवाल है कि उत्तर प्रदेश ने किस जिले को इत्र यानी कि परफ्यूम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है वीडियो में, इसका यदि आप क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में मेरी आईडी है, मतलब मेरे चैनल का नाम है कल्याणी मैम पीडीएफ, जहाँ 13,500 से अधिक स्टूडेंट वहां मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। और कल ही मैंने आप लोगों को जनवरी 2021 से लेकर के पूरा ये जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर का वीडियो शेयर किया था। मतलब एक वीडियो था, 1 साल वाला, वो शेयर कर दिया था, फिर 4 मंथ वाला, और बाकी जो मंथली है आप लोगों को पहले ही शेयर कर रखा है मैंने, पीडीएफ भी शेयर कर दी है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।